Good morning guys, my name is Gagan and welcome to Gagan's IELTS Preliminary है। How are you all? I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको राइटिंग टास्क 2 करवाने वाली हूँ। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि राइटिंग टास्क 2 पे वीडियो बनाइए कि उसको लिखना कैसे है। तो आज हम राइटिंग टास्क 2 पढ़ेंगे, कैसे लिखना है, क्या फॉर्मेट होता है उसका। हम पढ़ेंगे कॉजेज सोल्यूशन ऐसे, ठीक है। जब भी आपको कॉजेज सोल्यूशन ऐसे आए तो आपने कैसे लिखना है वो हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं आपको सैम्पल आंसर दूंगी, बैंड 7 आंसर। तो आपने स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना है ताकि आप अच्छे से राइटिंग टास्क 2 लिखना सीख जाएं और अच्छा बैंड स्कोर लें। सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मेट क्या है, हमें लिखनी कैसे है राइटिंग टास्क 2 ऐसे को। आपको पता है कि मिनिमम जो वर्ड लेंथ होती है आपको रखनी है 250, ये मिनिमम है, ठीक है। आप 290 310 इतने तक लिख सकते हो आराम से। तो मिनिमम वर्ड लेंथ जो है 250 वर्ड्स, ठीक है। और हमें मिलते हैं 40 मिनट्स इसको कंप्लीट करने के लिए। तो आपने उस हिसाब से अपना टाइम मैनेज करना है कि आप कितने मिनट्स में इसको लिख सकते हो। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेट। सबसे पहले हम लिखेंगे पैराग्राफ 1 जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन। उसका जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल सेंटेंस। जो आपकी स्टेटमेंट है उससे मिलता जुलता आप छोटा सा सेंटेंस एक लिख सकते हो। दूसरा रीराइट दी स्टेटमेंट, या फिर हम जैसे बोलते हैं पैराफ्रेज दी स्टेटमेंट। जो मेन स्टेटमेंट मेन क्वेश्चन आपको आया है उसकी पैराफ्रेजिंग आपको करनी है। देन सेंटेंस 3 थीसिस। थीसिस में हम क्या लिखते हैं, जो हम अपने कॉजेज या सोल्यूशन लिखने वाले हैं उसको हम थीसिस में यहाँ पर थोड़ा सा बताएंगे कि हम ये लिखने वाले हैं। आपकी इंट्रोडक्शन ऐसी होनी चाहिए कि एग्जामिनर को आपकी इंट्रोडक्शन पढ़ के ही पता चल जाए कि पूरे ऐसे में आने क्या वाला है। ऑलराइट, नेक्स्ट वी विल राइट पैराग्राफ 2, उसको हम बोलते हैं बॉडी पैराग्राफ नंबर 1। उसका जो फर्स्ट सेंटेंस होगा उसमें अपना फर्स्ट कॉज लिखोगे। कॉजेज सोल्यूशन बोला ना मैंने हम करेंगे, जो फर्स्ट कॉज होगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। सेकेंड सेंटेंस में आप उसको वही कॉज को एक्सप्लेन करोगे। थर्ड सेंटेंस में अगला कॉज नंबर 2 या आइडिया 2। देन फोर्थ सेंटेंस में आप उसके एग्जाम्पल लिख सकते हो या उसको ही एक्सप्लेन कर सकते हो। देन हमारा आता है पैराग्राफ नंबर 3 जिसको हम बोलते हैं बॉडी पैराग्राफ नंबर 2। उसमें सबसे पहले जैसे हमारा कॉजेज सोल्यूशन है तो इसमें हम पहले बताएंगे फर्स्ट सोल्यूशन, देन उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद थर्ड सेंटेंस में सोल्यूशन 2, ठीक है, जो नेक्स्ट सोल्यूशन है। लास्ट में आप उसकी एग्जाम्पल दे सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। देन कम्स दी कंक्लूजन। कई बच्चे इसको 2 सेंटेंसेस में भी लिख देते हैं, कई 3 में भी, दोनों ही ठीक है। फर्स्ट थीसिस, जो आपने कॉजेज ऑफ सोल्यूशन बताए हैं उसको आप लिखोगे। देन आप मेंशन करोगे अपनी स्टेटमेंट को। उसके बाद हम करते हैं सजेशन या रिकमेंडेशन। कोई चीज़ सजेस्ट करते हैं कि ऐसा करना चाहिए, है ना, या रिकमेंड करते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वो करते हैं हम इसमें, ठीक है। सो ये है हमारा टास्क 2 लिखने का फॉर्मेट। इससे हम अभी सैम्पल आंसर लिख के बताऊंगी मैं आपको। सो लेट्स स्टार्ट विद द एसे। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्या है स्टेटमेंट, क्या है मतलब, ठीक है, फिर सैम्पल आंसर करते हैं। म्यूजियम्स एंड हिस्टोरिकल साइट्स आर मेनली विजिटेड बाय टूरिस्ट्स नॉट बाय लोकल पीपल। जो म्यूजियम्स हैं और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल साइट्स हैं, उनको ज़्यादातर टूरिस्ट जो हैं वही विजिट करते हैं, जो लोकल लोग हैं वो वहाँ पर नहीं जाते। वाई इज़ दिस सो, ऐसा क्यों है ना। तो हमें क्या पूछ लिया, कारण पूछ लिए। कारण मतलब कॉजेज पूछ लिए यहाँ पर। वॉट कुड बी डन टू एनकरेज मोर लोकल विजिटर्स, क्या करा जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकल विजिटर्स को, लोकल लोगों को एनकरेज किया जाए कि वो वहाँ पर विजिट करें। सो ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अभी हमें पता चल गया कि इसमें हमें सॉल्यूशंस पूछे हैं और इसमें हमें कॉजेज पूछे हैं। जो नंबर 1 आपका स्टेप होता है स्टेटमेंट को समझना। स्टेटमेंट समझ आ गई। नंबर 2 स्टेप है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब कि आप ऐसे सीधा लिखना नहीं, आपने स्टार्ट कर देना। सबसे पहले 2 मिनट देने अपने ऐसे को। तो कॉजेज पूछे हैं तो कोई भी 2 कॉजेज आपको सोच लेने हैं, ठीक है। सॉल्यूशंस पूछे हैं तो 2 सॉल्यूशंस आपको
सोच लेने हैं। कॉजेज़ जैसे मैंने क्या सोचा कि लोकल लोग क्यों नहीं जाते, क्योंकि ज़्यादा जो म्यूज़ियम्स हैं या हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनमें कोई अपडेशन नहीं करते, गवर्नमेंट उनमें कोई भी अपडेशन नहीं करती, जिसकी वजह से लोकल लोगों का इंटरेस्ट नहीं पड़ता उसमें। ठीक है, तो मैं एक लिख रही हूँ लैक ऑफ अपडेशन, एक कॉज मैंने ये सोचा है। ठीक है, दूसरा कि उस पर एंट्री फीस बहुत है, जो लोगों ने पहले ही देखा हुआ है ना, तो बार बार सेम चीज़ देखने को लोग उस पर पैसे वेस्ट नहीं करते। आप अपने कोई भी हिस्टोरिकल साइट्स देख लो जो आपने देखी होती है, तो आप बार बार नहीं ना जाते वहाँ पर, क्योंकि आपने पहले ही देखी होती है, एंट्री फीस ज़्यादा होती है ना। तो दूसरा कारण हो सकता है एंट्री फीस। ठीक है, ऐसे ही मैंने 2 कॉजेज सोच लिए, तो ऐसे ही मैंने 2 सोल्यूशन सोच लेने। सोल्यूशन क्या हो सकते हैं कि टाइमली उसको अपडेट करते रहना चाहिए, न्यू चीज़ें ऐड करते जाओ, है ना। जैसे म्यूज़ियम है उसमें कुछ ना कुछ अपडेशन होती रहनी चाहिए ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। सेकंड सोल्यूशन हम क्या कर सकते हैं कि लोकल लोगों को सरकार जो या म्यूनिसिपल जो भी कमेटी है जिसके अंडर वो साइट है, उनको कोई ना कोई डिस्काउंट्स दे, किसी ओकेजन पर डिस्काउंट दे दे या वीकेंड पर डिस्काउंट दे दे, ताकि लोकल जो लोग हैं वो इनकरेज हो, अपने बच्चों को वहाँ पर कल्चरल साइट्स पर लेके जाएं, तो कि बच्चे उनके अवेयर हो सके कल्चर को लेकर, हेरिटेज को लेकर। ठीक है, तो ये मैंने 2 कारण सोच लिए और ये 2 सोच लिए सॉल्यूशंस। ब्रेनस्टॉर्मिंग नंबर 2 मेरा कंप्लीट है। अब मुझे क्या करना है, ऐसे को लिखना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन फॉर्मेट में हमने क्या देखा था कि न्यूट्रल सा सेंटेंस लिखेंगे, जो क्वेश्चन है उसके साथ मैचिंग सा एक छोटा सा सेंटेंस। विजिटिंग एंशिएंट साइट्स इज एट ऑल टाइम हाई अमंग पीपल। एंशिएंट साइट्स मतलब पुरानी साइट्स। ठीक है, पुरानी साइट्स पे जाना लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ऑल टाइम हाई मतलब इज इंक्रीजिंगली पॉपुलर अमंग पीपल। While it is undeniable that historical buildings and museums are attraction for many tourists, but unfortunately local residents seek no interest in them. कहते हैं इससे इनकार नहीं करा जा सकता, अनडिनाइबल मतलब इसको इनकारा नहीं जा सकता कि जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं और म्यूजियम्स हैं, वो बहुत सारे टूरिस्ट के लिए एक बहुत अच्छी अट्रैक्शन है, लेकिन लोकल रेजिडेंट्स को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये हमने अपनी स्टेटमेंट को लिख दिया अब। ठीक है, जो हमारा सेकेंड स्टेप था स्टेटमेंट को रीराइट करना, वो हमने लिख दिया। देन हम थीसिस। अब मैंने ये सबसे अच्छा फॉर्मूला क्या होता है कि जो आप बताना चाहते हो इसमें ही आपने बता देना है। ठीक है, जो कॉजेज बताने हैं तो आपने इसमें दे देने हैं। हाउएवर लैक ऑफ अपडेशन एंड हाई प्राइसेस ऑफ एंट्री फीस सीम्स टू बी द मेजर रीजंस बिहाइंड दिस ट्रेंड। कि मेजर रीजंस क्या हैं, हाई फीस और कोई अपडेशन नहीं हो रही, वो मेजर रीजंस हैं। These 2 major causes and various measures to ameliorate this problem, ameliorate मतलब to reduce this problem, ये दोनों causes और काफ़ी सारे solutions इस problem को कम करने के will be discussed in the following essay। तो ये होगी हमारी thesis line। ठीक है, अब हम देखेंगे कि BP1 कैसे लिखें। Let's start with BP1 now। Perhaps the significant cause behind the local people not touring the historical monuments and museums is the lack of interest, as no updation is performed timely in these places। जो हमने फर्स्ट कॉज डिस्कस करा था हमने उसको लिख दिया कि जो मेजर सिग्निफिकेंट कॉज है वो है लोगों का इन हिस्टोरिकल साइट्स पे या म्यूजियम्स पे ना जाने का, वो है लैक ऑफ इंटरेस्ट। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता क्योंकि टाइम टू टाइम वहाँ पर कोई अपडेशन नहीं करी जाती। ठीक है, देन हमने कहा था कि उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। दिस लीड्स टू लॉस ऑफ इंट्रीग इन द पीपल। उनका कोई भी उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल भी रहता ही नहीं। मोरओवर अनदर रीजन कुड बी द पेक्यूनरी इशू रिलेटेड टू द एंट्री फीस। पेक्यूनरी इशू क्या होता है, मनी इशू। अनदर रीजन क्या हो सकता है, मनी इशू रिलेटेड टू दिस एंट्री फीस ऑफ दिस म्यूजियम्स। लोकल पीपल आर रिलक्टेंट टू पे द एंट्री फीस टू विजिट प्लेसेस विच दे आर ऑलरेडी अब्रेस्ट ऑफ। जो लोकल लोग हैं वो नहीं पे करना चाहते वो जगह को देखने के लिए पैसे जिसके बारे में वो ऑलरेडी बहुत अवेयर हैं। अब्रेस्ट ऑफ मतलब वेल अवेयर ऑफ, जिसके बारे में वो पहले से बहुत जानते हैं, तो उसके लिए वो क्यों पैसे पे करेंगे, है ना।
देन आई ऑलवेज से इन माई वीडियोज़, राइटिंग पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बोला था कि इट इज़ एसेंशियल टू ऐड एटलीस्ट 1 इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन योर राइटिंग टास्क 2। उससे क्या होता है कि आपके ग्रामेटिकल रेंज बढ़ जाती है, उससे आपका बैंड स्कोर बढ़ता है। सो वो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। Who want to pay twice to visit a place which they have already explored and is completely unchanged over a period of time? कौन दोबारा पे करना चाहेगा उस जगह को देखने के लिए जो उन्होंने पहले ही एक्सप्लोर करी हुई है और वो जगह कंप्लीटली अनचेंज्ड है इतने टाइम से, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐड। इससे मेरी ग्रामेटिकल रेंज बढ़ जाएगी। इफ़ यू सी द बैंड डिस्क्रिप्टर्स, वहाँ पर कॉलम होता है ग्रामेटिकल रेंज एंड ग्रामेटिकल एक्यूरेसी का। सो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी तो हम कोशिश करते रहते हैं कि हमारी ग्रामर एक्यूरेट हो। ग्रामेटिकल रेंज इज़ ऑफन इग्नोर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐड करने से उसमें आपको अच्छे स्कोर मिल सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू BP2 नाउ। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? सॉल्यूशंस। Turning to possible solutions, government can reroute some funds in order to update these sites from time to time, so they could appeal to more visitors. Government कुछ funds reroute कर सकती है, कुछ funds इस तरफ लगा सकती है ताकि इन sites को समय समय पर अपडेट करा जा सके, so that वो ज़्यादा से ज़्यादा visitors को attract करें। Furthermore, if subsidy और free entry, ये मैं अभी दूसरा solution बता रही हूँ, अगर सब्सिडी दी जाए या फ्री एंट्री इज़ प्रोवाइडेड ऑन वीकेंड्स, वीकेंड्स पे फ्री एंट्री दी जाए या कुछ डिस्काउंट दिया जाए, इट वुड सर्टेनली इंक्रीज द नंबर ऑफ विजिटर्स। इससे सर्टेनली मतलब श्योरली विजिटर्स का नंबर इंक्रीज होगा। अनदर पॉसिबल अप्रोच टू एनकरेज लोकल पीपल कुड बी टू ऑर्गेनाइज अट्रैक्टिव एजुकेशनल एंड क्रिएटिव एग्जीबिशंस फॉर बोथ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। और क्या हो सकता है इनको लोकल लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि वहाँ पर अट्रैक्टिव सी एजुकेशनल और क्रिएटिव सी एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करी जाएं जो दोनों के लिए हो, बच्चों के लिए भी हो और एडल्ट्स के लिए भी हो। दिस कुड फोर्स पेरेंट्स टू ब्रिंग देयर चिल्ड्रन टू दीज पास्ट बिल्डिंग्स टू गेट प्रोक्लिटिविटी एंड मेक देयर चाइल्ड इंक्लाइंड टुवर्ड्स एजुकेशनल एंड कल्चरल वैल्यूज़। इससे क्या होगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों को वहाँ पर लेके आएंगे ताकि वो अपने कल्चर के बारे में और एजुकेशनल चीज़ों के बारे में और ज़्यादा सीख सकें। हैंस दीज मेजर्स मे हेल्प दीज स्टेशंस। अब स्टेशंस किसको बोला है? इन बिल्डिंग्स को बोला है मैंने। हेल्प प्रूव बेनिफिशियल इन एल्योरिंग मोर लोकल पब्लिक। हैंस जो ये मेजर्स हैं इन स्टेशंस को बहुत बेनिफिशियल बनाने में, लोगों को अट्रैक्ट करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव हो सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू कंक्लूजन। और कंक्लूजन में अब हम क्या लिखें? All in all, it seems that entry fees and few innovations, entry fees और बहुत कम innovations over a time in these locations, कुछ टाइम के ऊपर in these locations are the primary culprits behind the dwindling numbers. dwindling numbers होते हैं reducing numbers या कम होते numbers of local residents visiting historical sites। जो local residents का हिस्टोरिकल साइट्स पे जाने का नंबर कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, उसके पीछे जो मेन कारण है ये दो चीज़ें हैं, एंट्री फीस एंड बहुत कम इनोवेशंस, बहुत कम चेंजेस होना टाइम टू टाइम, ठीक है। सो ये हमने कॉजेज बताए थे, तो ये हमने यहाँ पर बता दिया। बी दैट एज इट मे, अब इसका क्या मतलब होता है? हाउएवर एग्जीबिशंस, अब जो हमने सोल्यूशंस बताए थे अब हम उसको पैराफ्रेज कर रहे हैं। Exhibitions, discounts on ticket price on some occasions may enchant more middle class and poor people to get a chance to see these cultural landmarks. टाइम टू टाइम कहते हैं कुछ ना कुछ एग्जीबिशंस या एंट्री फीस के ऊपर डिस्काउंट्स अगर हम दे दें तो वो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेंगे ताकि वो ये कल्चरल लैंडमार्क्स को देख सकें, ठीक है। अब ये हो गया हमारा ऐसे कंप्लीट। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि मैंने कितने सिनोनिम्स यूज़ करे हैं इसमें, है ना। जो मेन वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे उसमें था हिस्टोरिकल साइट्स, तो मैंने कितनी बार लिखा हिस्टोरिकल, बिल्डिंग्स, दीज प्लेसेस, स्टेशंस, लोकेशंस, कल्चरल लैंडमार्क्स, ठीक है। एक तो आपको ये चीज़ करनी है, जो मेन आपके कीवर्ड्स हैं उसके आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिनोनिम्स यूज़ करने हैं। अट्रैक्ट की जगह पे आप देखता कि मैंने कितने यूज़ करे, जैसे यहाँ पर इंचैंट लिखा, एल्योरिंग लिखा,
ठीक है। तो आपको एक तो सिनोनिम्स की रेंज लिखनी है, अच्छी अच्छी वोकैब लिखनी है ताकि आप लेक्सिकल रिसोर्स में नंबर ले सको। देन मैंने एक और राइटिंग पे वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे अच्छे डालने हैं, जैसे कि कंडीशनल, तो आपने BP2 में देखना, जैसे मैंने इफ़ से सेंटेंस बनाया BP1 में, है ना, इफ़ करके, तो ये मेरे हो गया कंडीशनल सेंटेंस। इंटेरोगेटिव हमने डाला, सिंपल सेंटेंस डाला, एक्टिव वॉइस है इसमें, पैसिव वॉइस है ना। तो हमारे पास बहुत सारी ग्रामेटिकल रेंज है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, जिससे हमारे ग्रामेटिकल रेंज में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ऑलराइट, देन हमारा ऐसे पूरा लिंक्ड है जिससे हम कोहेरेंस एंड कोहेजन पे नंबर ले पाएंगे। टास्क रिस्पॉन्स और टास्क अचीवमेंट में हमारे नंबर आएंगे क्योंकि हमने पूरा टास्क हमने एक्सप्लेन करा है अच्छे से, कॉजेज एक्सप्लेन करें हैं, सॉल्यूशंस एक्सप्लेन करें हैं। तो वो वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आप दे सकें कि एक अच्छे बैंड 7 बैंड 8 ऐसे के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है। वो वीडियो को देखना, फिर इसको देखना, देन आपको अच्छे से लिखना आ जाएगा टास्क 2। मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी प्लीज़ बताना। एंड अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वेदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरी ऑफलाइन क्लासेस के लिए मैं अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस भी डाल दूँगी, ऑनलाइन क्लासेस के लिए नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।